Assalamu alaikum everyone. How are you all? This is your host Mohammad Daniel Asif, back again with another informative and educational video. Today I'm going to discuss with you medieval literature. What was literature like in Middle Ages of English literature period, its themes, its characteristics, major authors, role of a woman, how it later transitioned towards a Renaissance, and in the end I will discuss its role and influence on modern English literature. So without any further delay, let's delve into today's discussion. Let's start with the introduction. Medieval literature basically refers to the body of written works which were produced during the Middle Ages, roughly from the 5th century to the 15th century. The key themes that were explored include religion, chivalry, feudalism, courtly love. It is written in languages like Latin, Old English, and Middle English, and reflects the cultural and societal values of the time, being heavily influenced by Christianity and also by oral storytelling traditions. Then I will discuss the characteristics. So the early written works in medieval literature, they were mostly legend or folk tale. They were set down on a page rather than recited. होता क्या था कि एक स्टोरी टेलर जो है उसको एक ऑडियंस को गैदर करना पड़ता था और वो वर्नैकुलर में, यानी जो कॉमन लैंग्वेज थी एवरीडे पीपल की, उसमें वो लिखता था ताकि उसकी जो बात है वो आराम से जो है वो हर इंसान अंडरस्टैंड भी कर सके। और फिर जो बात है वो पोएटिक मीटर में लिखी जाती थी ताकि उसको आसानी से रिमेंबर किया जा सके, मेमोराइज किया जा सके, क्योंकि पोइट्री जो है वो माइंड में प्रोज के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी जो है वो स्टिक करती है। तो पोइट्री ही जो है वो ही प्रिफर्ड मीडियम रहती थी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का थ्रू आउट मिडिल एजेस, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोइट्री जो है वो माइंड में स्टिक कर जाती है, तो दैट इज व्हाई पोइट्री वाज प्रिफर्ड। फिर मिडिवल लिटरेचर जो है इनिशियली स्टार्टिंग में इसका एक थियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड था। तो व्हाट इज थियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड? थियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड ये था कि वो गॉड को प्लेस करते थे एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और जो थीम्स थे दे वर लिंक्ड टू रिलीजन, चिवल्री, स्टीड्स एंड लव। So theological works, so they were basically the dominant form of literature found in libraries during the Middle Ages. जो कैथोलिक क्लरिक्स थे उनको इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ सोसाइटी समझा जाता था, और उन्हीं का जो लिटरेचर है वो मेजॉरिटी में जो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता था। फिर इस एज में बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज होती थी, बट उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट थी, सबसे ज़्यादा जो इल्यूमिनेटिंग थी, वो थी एलिगरी। एलिगरी का यूज़ होता था, और एक जो ऑथर है उसके माइंड में लिखते हुए जो भी मॉरल्स होते थे वो एलिगरी के ऊपर रिलाई करता था, उनको एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, इवेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के तौर पे रिप्रेजेंट करके ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। फिर बहुत सारे इस एज के प्रोमिनेंट वर्क्स हैं जिनमें आपको एलिगरी मिलती है, लाइक रोमांस ऑफ द रोज, एवरी मैन, पियर्स फ्लोमैन। फिर जो डांटे अलेग्री का फेमस वर्क है द डिवाइन कॉमेडी, उसमें भी आपको एलिगरी का जो यूज नजर आता है। मूविंग ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स द नोटेबल ऑथर्स, जेफरी चॉसर, व्यूअर्स आप जानते हैं जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। He authored the Canterbury Tales, a famous work which was published in the late 14th century. So the Canterbury Tales is basically a collection of stories, और ये जो tales हैं they were presented as a storytelling contest among the group of pilgrims जो कि सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन को विजिट कर रहे हैं इन कैंटरबरी। तो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये वर्क, और हर जो चैप्टर है वो मिडिवल सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्टोरीज हैं वो वाइड वैरायटी और रेंज ऑफ थीम्स को कवर करती हैं। इसमें मोरालिटी की बात है, लव का जिक्र है, सोशल सटायर भी है ये, एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देन डांटे अलेग्री, ऑथर ऑफ द डिवाइन कॉमेडी। द डिवाइन कॉमेडी एन एपिक पोएम रिटन बाय द इटालियन पोएट डांटे अलेग्री इन द अर्ली 14th सेंचुरी। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, इन्फर्नो, परगेटोरियो एंड पैराडाइजो, जिसमें डांटे जो है उसकी जर्नी थ्रू हेल, परगेटोरियो एंड हेवन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इस वर्क में भी आपको मोरालिटी का थीम, रिडेम्पशन के जो है शोकेस होते हैं, और डांटे का जो आफ्टर लाइफ के ऊपर क्या व्यूज है और डिवाइन जस्टिस के ऊपर उसकी क्या सोच है, किस तरह का उसका पर्सपेक्टिव है, वो आपको इस वर्क के थ्रू नजर आता है। विलियम लैंगलैंड, another notable author of this period, and he has authored Piers Plowman. Piers Plowman is another Middle English allegorical poem. It was written in the 14th century. It basically consists of a series of dream visions जो कि ट्रुथ और राइटियसनेस की जो एक क्वेस्ट है, एक जर्नी है, उसको दिखाती हैं। तो ये पोएम जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स को क्रिटिक करती है, और मॉरल और स्पिरिचुअल प्योरिटी की जो इंपॉर्टेंस है उसको एम्फसाइज करती है, स्ट्रेस करती है। देन आई एम गोना डिस्कस
religious literature rampant during this period. Mystery plays. अब मिडिवल जो मिस्ट्री प्लेस थे वो बाइबल स्टोरीज की रिप्रेजेंटेशन पे जोर देते थे चर्चेज में. They told of subjects like the creation, Adam and Eve, the murder of Abel, and the last judgment. So they were often performed together in cycles which could last for days. एग्जाम्पल क्या है? द यॉर्क मिस्ट्री प्लेस. अच्छा, एग्जाम्पल से पहले व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लिखा हुआ है कि बिब्लिकल स्टोरीज परफॉर्म्ड बाय गिल्ड्स. व्हाट वर गिल्ड्स? तो गिल्ड्स जो ना इन द मिडिल एजेस दे वर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन जो टुगेदर जो है वो मिलकर काम करते थे टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने ट्रेड्स को रेगुलेट करते थे एंड सपोर्ट मेंबर्स. तो दे प्लेड अ की रोल इन मिडिवल सोसाइटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की उन्होंने, दे फॉस्टर्ड सोशल यूनिटी एंड इवन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट एंड रिलीजियस एक्टिविटीज. अब द यॉर्क मिस्ट्री प्लेस जो है, इट इज़ अ साइकिल ऑफ बिब्लिकल प्लेस जिसमें स्टोरीज लाइक द क्रिएशन, द लास्ट जजमेंट जो है वो पाई जाती हैं. मोरालिटी प्लेस आर बेसिकली एलिगरीज टीचिंग मॉरल लेसन्स. अच्छा, आज की वीडियो में व्यूअर्स बार बार एलिगरी आ रहा है तो थोड़ा सा मैं एलिगरी को भी डिफाइन करना जरूर समझता हूँ. एलिगरी एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे कैरेक्टर्स को, इवेंट्स को, सेटिंग्स को यूज किया जाता है ताकि वो रिप्रेजेंट करे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और मॉरल क्वालिटीज को. तो इस तरह थ्रू सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग एलिगरीज जो हैं वो डीपर मीनिंग्स को कन्वे करती हैं और उन लेसन्स को जो कि लिटरल नैरेटिव के बियॉन्ड होते हैं. अब मोरालिटी प्ले की एग्जांपल है एवरीमैन. एवरीमैन इज अ फेमस एलिगोरिकल प्ले जहाँ पर एक कैरेक्टर है एवरीमैन जो रिप्रेजेंट करता है मैनकाइंड और फिर वो डेथ को फेस करता है, देयर बाय लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड डीड्स. इसके बाद हैगियोग्राफीज, अनदर फॉर्म डोमिनेंट ड्यूरिंग दिस एरा. हैगियोग्राफीज आप लाइव्स ऑफ द सेंट्स भी कह सकते हैं. They were also frequently written or as an encouragement to the devout, pious people, और जो दूसरी साइड के लोग थे जो थोड़ा इवल प्रोन थे उनके लिए एक वार्निंग के तौर पे लिखी जाती थी. एग्जाम्पल क्या है? द लाइफ ऑफ सेंट थॉमस बैकेट. ये एक हैगियोग्राफी है जो बेसिकली क्रॉनिकल करती है द मार्टरडम ऑफ सेंट थॉमस बैकेट हु वाज एन आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रोल ऑफ वुमेन इन मिडिवल लिटरेचर. तो वुमेन जो है तब तक उनका रोल जो है वो मैन के बराबर नहीं था. उस टाइम की सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं थी. बहुत सारी जो वुमेन है उनकी बहुत एक लिमिटेड एक्सेस थी फॉर्मल एजुकेशन, जिसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी टू राइट है वो भी लिमिटेड थी, कॉन्स्टेंट थी. तो दे वर नेवर अकॉर्डेड फुल इक्वालिटी विद मैन. और सिर्फ कुछ वुमेन इस काबिल थी कि वो अपनी राइटिंग स्किल जो यूज़ करती और फेम और रिकॉग्निशन जो है वो हासिल कर सकती. तो जो मेजॉरिटी फीमेल राइटर्स थी वो या नन्स थी या मिस्टिक्स थी. एग्जाम्पल लाइक हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगन है और वो रिलीजियस टेक्स्ट और स्पिरिचुअल विजन्स जो है उन पे लिखती थी. फिर नोबल वुमेन लाइक मैरी डी फ्रांस, उसने भी जो कोर्टली लव जॉनरा का जो थीम है उसको एक्सप्लोर किया अपने वर्क्स में और उसके फेमस वर्क्स हैं लाइक लाइज एंड फेबल्स. कुछ जो वुमेन हैं दे रोट एनोनिमसली एंड सम यूज pseudonyms towards societal backlash because ज़ाहिर है उस टाइम सोसाइटी जो है वो जेंडर इक्वालिटी में भी नहीं रखती. तो अगर फीमेल राइटर है वो pseudonym ना यूज़ करती, एक मेल नेम के अंडर ना लिखती या एनोनिमसली ना अपना वर्क पब्लिश करती तो उसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन और स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता था. इसकी वजह मैं आपको एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ कि हुआ क्या बेसिकली कि जो एक्चुअल नेम्स है ना बहुत सारे मिडिल एजेस में फेमस राइटर्स है वो अभी भी अननोन है. अब मैरी डी फ्रांस इट इज़ नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द वुमन जिसने ये जो लाइस है वो राइट किया, ये बेसिकली फैन नेम है मैरी डी फ्रांस. फिर सिमिलरली एक नेम है क्रिएटेन डी ट्रॉयस, अनदर ऑथर ऑफ मिडिल एजेस. तो उस नेम की जो ट्रांसलेशन है फ्रेंच लैंग्वेज में वो है अ क्रिश्चियन ऑफ ट्रॉयस which could basically refer to almost anyone. So it was not until the 13th and 14th centuries that the authors began writing under their own names. तो ये भी थोड़ा मिडिल एजेस का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये आपके माइंड में होना चाहिए जब आप मिडिवल लिटरेचर को स्टडी करते हैं. फीमेल राइटर्स जो है वो दे ऑफन प्रोवाइडेड कमेंट्री ऑन जेंडर रोल्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फॉर द वर्क. ज़ाहिर है जब फीमेल्स जो है वो सब्जुगेटेड थी, दे वर नॉट गिवन इक्वालिटी इन द सोसाइटी, तो वो जो है वो जेंडर रोल्स के ऊपर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब व्हाट डज द सोसाइटी एक्सपेक्ट देम टू डू एंड हाउ डज सोसाइटी एक्सपेक्ट देम टू बिहेव. तो इसके ऊपर वो जो है वो कमेंट्री लिखती थी अपने वर्क्स के थ्रू, यानी अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करती थी उनको पोर आउट करती थी. दे यूज्ड टू वेंट देयर फीलिंग्स थ्रू देयर राइटिंग्स. मूविंग ऑन, how the Middle Ages then transitioned towards the Renaissance, the movement which followed the Middle Ages, the medieval literature. तो इसमें क्या था बेसिकली, what were the factors that contributed? सबसे पहले decline of feudalism, जो centralized monarchies थी, they replaced feudal systems, और इस तरह जो social mobility बढ़ी और individualism पे जोर दिया गया. Because जब feudal systems destroy हुए, replace हुए, तो जो है वो individuals का rise हुआ.
इसके बाद ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस हुआ, सेकुलरिज्म की वेव आई, और जो मिडिवल टाइम्स के दौरान जो रिलीजियस डोमिनेंस थी ना उसका होल्ड जो है वो कम हुआ। देन रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज, तो ग्रीक और रोमन टेक्स्ट हैं उनकी रीडिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ आर्ट पे, फिलोसफी पे, लिटरेचर पे। प्रिंटिंग प्रेस, जोहानेस गुटेनबर्ग ने इन्वेंट की प्रिंटिंग प्रेस इन 1440, और इसके बाद जो लिटरेचर है वो ज़्यादा एक्सेसिबल बन गया, और इस जो है वो स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज और लर्निंग जो है उसका पैटर्न बढ़ा बहुत ज़्यादा। देन साइंटिफिक इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में जो है इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा, जिसकी वजह से साइंस जो है इट बेसिकली रिप्लेस रिलीजन। देन फाइनली आई विल लाइक टू डिस्कस व्हाट वाज द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मिडल एजेस ऑन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो बहुत सारे जो मॉडर्न लिटरेरी वर्क्स हैं दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम मिडिवल जॉनरा, लाइक एपिक पोएट्री, एलिगरी, रोमांस। फॉर एग्जांपल जॉर्ज आर मार्टिन का एक वर्क है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, तो ये मिडिवल एपिक के ऊपर ड्रॉ करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द वॉर ऑफ द रोजेस जो मिडिल एजेस के दौरान हुई, और शिवल्रिक कोर्ट्स क्या है, ग्रैंड बैटल्स के दौरान, इसके ऊपर वो मॉडर्न वर्क है वो भी बात करता है मिडिवल लिटरेचर से इंस्पायर होकर। फिर कॉन्सेप्ट्स जैसे शिवल्री, जैसे मैंने आपको भी बताया, कोर्टली लव एंड मोरालिटी नैरेटिव्स, they have also influenced them and laid their impact, left their impression on contemporary storytelling. For example, C.S. Lewis का वर्क है The Chronicles of Narnia, so it is an allegorical fantasy series with Christian themes, and it has been influenced by medieval allegories and morality tales. Then जो medieval text का revival हुआ है, it has also encouraged explorations of identity and cultural heritage within modern context. So देखिए ना, medieval literature जो है it used to deal with universal themes like heroism, morality, faith, which even resonate with modern readers in personal ways. तो इस तरह वो उनके जो अपने individual roles क्या हैं और किस तरह डिफाइन है विद सोसाइटी वो उनको लर्न कर सकते हैं। फिर डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, तो जिस तरह मॉडर्न रीडर्स को एंगेज करते हैं टेक्स्ट के साथ, दे ऑफन अनकवर वो फॉरगॉटन वॉइसेस को लाइक वुमेन, माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, और इस तरह ज़्यादा इंक्लूसिव एक्सप्लोरेशन होती है ऑफ कल्चरल हेरिटेज। फिर मॉडर्न मीडिया के अंदर री इंटरप्रिटेशन है कि जो मॉडर्न रीटेलिंग्स ऑफ मिडिवल स्टोरीज, मिडिवल वर्क्स जो हैं उनकी फिल्म हो गई, उनकी रीमेक्स बन रही हैं, तो उनकी जो रीटेलिंग्स हैं इन लिटरेचर, फिल्म एंड आर्ट, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, वो उन एंशिएंट थीम्स को अडेप्ट करके कंटेम्प्रेरी इशूज पे परफेक्ट करती हैं लाइक जेंडर, पॉलिटिक्स और रेस, एंड इन दिस वे दे प्रॉम्प्ट रिफ्लेक्शंस ऑन हाउ आइडेंटिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम। So that was all viewers basically about today's lecture. I tried my best to present this in a clear and concise manner so that after watching my video, you don't have any ambiguity left. और आप समझ चुके होंगे कि what was medieval literature, what were its themes, its characteristics, its notable authors, इसके अंदर वुमेन का रोल क्या था, जो प्लेज है वो किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लिखे जाते थे, फिर ये रिनाइसेंस की तरफ इसने कैसे ट्रांजिशन किया, उसके बाद आखिर मैंने ये भी आपको बताया कि मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस किया, और किस तरह जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इट स्टिल बीइंग हेवीली इन्फ्लुएंस्ड by the impression and mark that Middle Ages literature has left on it. So that was all about today's discussion. I really hope you enjoyed my video. Do let me in the comment section what you made about today's lecture and recommend me which topic would you like me to explore next. आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Stay safe, stay blessed. अल्लाह हाफिज।